हमने फ्रिक्शन के बारे में जाना, अब फ्रिक्शन के ऊपर कुछ इलिस्ट्रेशंस देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला एक कंसेप्ट देखते हैं और समझते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो एक एग्जांपल आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ, एंड व्हाट इज द क्वेश्चन, ध्यान से देखिए कि एक रफ सरफेस है, this is a rough surface, and on this rough surface a block of mass 10 kg is placed. ठीक है, the coefficient of kinetic friction mu k is given to us, that is 0.25, and the coefficient of static friction is given to us, that is 0.3, and the force applied on this body is 10 newton. 10 newton. Then अब एक केस सेकंड है, इस केस सेकंड में अगेन द सेम थिंग, बट द बॉडी पे जो अप्लाई फोर्स है वो इस केस में अब 60 न्यूटन है, 60 न्यूटन। तो दोनों केसेस में काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सेम है। पूछा ये है कि फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है और बॉडी के एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है। तो हम फ्रिक्शन की वैल्यू बतानी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है। केस 1 डिस्कस करते हैं। जब भी आपके सामने फ्रिक्शन का क्वेश्चन आए, सबसे पहला आपको फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस कंडीशन के लिए सरफेस मैक्सिमम कितना लिमिटिंग फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकता है, कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकती है सरफेस। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का हमारा फॉर्मूला होता है FRL इज इक्वल टू म्यू एन। आइए FPD से देखते हैं। यहां पर आपका mg यानी कि 10g नीचे की तरफ लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लग रही है, 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और फ्रिक्शन जो लगेगा पीछे लगेगा। अब नॉर्मल रिएक्शन कितनी है, नॉर्मल रिएक्शन आपकी हो गई 10g, दैट इज g की वैल्यू 10 ले तो 100, म्यू की वैल्यू आपकी 0.3 है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यूज करेंगे, तो यहां पे आ जाता है 30 न्यूटन। यानी कि ये जो सरफेस है ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स 30 न्यूटन का दे सकती है। ये सरफेस मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स 30 न्यूटन का, 30 न्यूटन का दे सकती है। हमारा अगर अप्लाइड फोर्स इस फोर्स से ज्यादा होगा तो डेफिनेटली बॉडी चल जाएगी। अगर हमारा अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से कम रहेगा, बॉडी नहीं चलेगी। तो इसका मतलब इस केस में बॉडी नहीं चलेगी क्योंकि अप्लाइड फोर्स आपका 10 न्यूटन का है, तो एक्सेलरेशन हो जाता है 0। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। तो क्या फ्रिक्शन 30 न्यूटन का लग रहा होगा? नहीं, फ्रिक्शन 30 न्यूटन का नहीं है। ये 30 न्यूटन जो हमने निकाला है ये मैक्सिमम फ्रिक्शन सरफेस प्रोवाइड कर सकती है, ये है। इसका मतलब ये नहीं कि सरफेस हमेशा मैक्सिमम फ्रिक्शन ही दे रही होती है, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है। तो जितना अप्लाइड फोर्स है उतना ही अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स है। तो दैट्स व्हाई इन दिस क्वेश्चन द फ्रिक्शनल फोर्स इज 10 न्यूटन एंड दैट इज। अब केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड में आपकी बॉडी पर अप्लाइड फोर्स 60 न्यूटन है, जो कि आपके 30 न्यूटन यानी कि 30 न्यूटन से तो ज्यादा है। तो आपका जो फ्रिक्शन है लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है आपका एक्सटर्नल फोर्स, तो F एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर ये ज्यादा है तो आपकी बॉडी मोशन में आ जाएगी। तो मोशन में बॉडी आ जाएगी, बॉडी इज इन मोशन, बॉडी इज इन मोशन। अब जब बॉडी मोशन में आ जाएगी तो निश्चित तौर पर यानी कि डेफिनेटली यहां पर अब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन विल कम इनटू द एक्शन। ये पॉइंट भी हमें समझ में आता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगता है? फ्रॉम द लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन वी कैन राइट FRK इज इक्वल टू म्यू के इनटू एन। म्यू के 0.25, एन कितना है? एन हमारा अगेन 100 न्यूटन, तो दैट इज 25 न्यूटन। तो इस बॉडी पर
आपका 25 न्यूटन का पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है, 60 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स है। नेट जो फोर्स हो गया वो हो गया 60 माइनस का 25, दैट इज 40 माइनस 5, दैट इज 35 न्यूटन। और अगर एक्सेलरेशन देखना है तो F net that is 35 Newton divided by the mass of the body which is again 10 kg and 10 and answer is 3.5 meter per second square, that is the acceleration of the body and here the kinetic action is working on the body. अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा एग्जाम्पल है, अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा हमारे, कि एक स्ट्रिंग से एक ब्लॉक बांधा हुआ है, ये रहा। मास इस ब्लॉक का 10 kg अगेन द, अब जो आपका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है 0.25 दे रखा है और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.3 दे रखा है। साथ ही साथ इस पे एक F एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है। इस F की दो वैल्यूज दे रखी है, पहला F दे रखा है आपको 20 न्यूटन, दूसरा F दे रखा है आपको 60 न्यूटन, यानी कि दो केसेस की हमें बातचीत करनी है। अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग, ये हमें निकालना है कि स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा केस 1 में, केस 2 में। तो अगर मैं प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करूं तो मुझे यहां देखने को मिलता है कि मुझे काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि ये कहूं तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन का देखें तो काइनेटिक फ्रिक्शन का तो तभी यूज कर पाएंगे जब ऑब्जेक्ट आपका मोशन में आएगा, पर ऑब्जेक्ट तो आपका स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, आइडियल स्ट्रिंग है, हम ये मानेंगे कि स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली काइनेटिक फ्रिक्शन की तो हमें जरूरत ही नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की। अब बात आती है कि स्टैटिक, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि सरफेस मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकती है इस गिवन केस के लिए। तो उसके लिए हम बनाते हैं एफपीडी। एफ इधर लग रहा है, पीछे स्ट्रिंग टेंशन लगा रहा है और सरफेस फ्रिक्शन दे रहा होगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन होगी और नीचे की तरफ आ जाएगी mg जो कि हो जाएगा 10g। अगर यहां से देखें तो नॉर्मल रिएक्शन 10g हो जाती है, दैट इज 100 न्यूटन। अब आपका यहां देखें तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है FRL, तो वो हो जाती है 0.3 म्यू एस इंटू एन, दैट इज 0.3 इंटू एन इज इक्वल टू 100, दैट इज इक्वल टू 30 न्यूटन अगेन। तो यानी कि सरफेस मैक्सिमम फ्रिक्शन जो प्रोवाइड कर सकती है 30 न्यूटन का। अब अगर आप देखें तो जब आपने F फोर्स लगाया तो F इज इक्वल टू, ये टेंशन कब आएगा एक्शन में, टेंशन तब आएगा एक्शन में जब ये आगे बढ़ने की कोशिश कर पाएगा, यानी कि जो F और जो फ्रिक्शन है उसका रिजल्टेंट जो है, फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा पीछे, F यानी कि अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन, इसका रिजल्टेंट आपका जब इधर की डायरेक्शन में हो जाएगा, या दूसरी टाइप से मैं बोलूं, जब आपका अप्लाइड फोर्स इस मैक्सिमम फोर्स से ज्यादा होगा तो डेफिनेटली 10 kg की बॉडी के अंदर मोशन में आने की टेंडेंसी होगी और मतलब ये रस्सी की लेंथ को यानी कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, तभी टेंशन अपीयर होगा। अगर इस फोर्स की इस बॉडी को चलाने की एबिलिटी ही नहीं है तो डेफिनेटली उस समय इस फोर्स की वजह से रस्सी की लेंथ में चेंज करने की एबिलिटी कुछ नहीं होगी। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि भाई 20 न्यूटन है, 20 न्यूटन इस 10 kg की बॉडी को आगे बढ़ा ही नहीं सकता क्योंकि हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा है अप्लाइड फोर्स से। तो डेफिनेटली इस केस में जो टेंशन रहेगी केस 1 में वो जीरो रहेगी, तो टेंशन इज इक्वल टू जीरो हो गई फॉर केस 1। केस 2 की बात करते हैं, जब आपका 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अब 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है आगे की तरफ एंड विच इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन, तो क्या बॉडी मूव कर पाएगी, डेफिनेटली नहीं कर पाएगी क्योंकि पीछे स्ट्रिंग है। तो अब क्या होगा, बॉडी मैक्सिमम फ्रिक्शन फेस कर रही होगी और साथ ही साथ पीछे की तरफ टेंशन आ रहा होगा, तो हम क्या लिखेंगे, T प्लस एफ आर एल इज इक्वल टू 60 न्यूटन, T एंड एफ आर एल इज 30,
तो 60 माइनस 30 दैट इज 30 न्यूटन, दैट इज 30 न्यूटन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 30 न्यूटन। तो हमारे केस 2 भी सॉल्व हुआ, एक अच्छी प्रॉब्लम है। तो अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन जो कि मेंस लेवल का एक क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। एक बॉडी एक with the help of the string is placed on the rough surface और एक F एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई किया जा रहा है। अब the coefficient of static friction is mu s, the mass of the body is small m। ये पूछ रहा है, अगर ये गिवन है कि if the force is gradually increasing with the time, the force is increasing with the time, तो जो आपके बॉडी पे लग रहा टेंशन है, इस टेंशन की वैल्यू क्या होगी, इसके बारे में पूछा गया हमसे। तो सबसे पहले इस गिवन कंडीशन के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकालते हैं। अब वो कैसे निकालेंगे, सिंपल एफबीडी बना के। एफ इधर लग रहा है, हमें बेसिकली लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने के लिए जो चाहिए वो चाहिए क्या, हमें चाहिए वो नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन तो ऊपर की तरफ लगती है, तो हमें वर्टिकल की डायरेक्शन से, अभी वर्टिकल की डायरेक्शन में लग रहे सारे फोर्सेस से मतलब है जो वाई एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहे हैं। एन इज इक्वल टू यहां से देखने को मिलता है एम जी के बराबर, तो एफ आर इज इक्वल टू म्यू एस एम जी हो जाता है। यानी कि दैट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन दैट कैन बी प्रोवाइडेड बाय दैट सरफेस, दैट रफ सरफेस। So if our applied force is greater than this limiting friction, then definitely this body has a tendency to move toward right hand side, and this tendency will increase the, it will try to increase the length of the string, and here the tension come into the action। तो टेंशन यहां पर आने लगेगा, वो तभी आ पाएगा जब आपका अप्लाइड फोर्स इस म्यू एस एम जी से ज्यादा होगा। तो हम पहले केस कह देते हैं कि मेरा अप्लाइड फोर्स म्यू एस एम जी से कम है, तो F इज लेसर देन म्यू एस एम जी। इस केस में आपका जो अप्लाइड फोर्स है मैक्सिमम फ्रिक्शन वैल्यू से कम है, तो इसके पीछे जो फ्रिक्शन है वो कह देगा भाई मैं संभाल लूंगा, टेंशन तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जस्ट अपोज कर देगा फ्रिक्शन और इस बॉडी की कोई टेंडेंसी चलने की नहीं होगी। पर जब हमारा केस सेकंड, जब हमारा अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा वैल्यू रखता है, इस केस में now this force has a tendency to move the body, and due to this tendency it will try to increase the length of the string। और जब भी ऐसी कोशिश होगी डेफिनेटली टेंशन इन द स्ट्रिंग अपीयर होगा, और ये टेंशन इसका मूवमेंट का अपोज करेगा। तो डेफिनेटली इस केस में हम क्या लगाएंगे, टी, स्ट्रिंग पे, स्ट्रिंग की वजह से बॉडी पे टेंशन पीछे, अप्लाइड फोर्स एफ इस डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन जो कि अपनी मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कर रहा होगा, वैल्यू दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा। तो हम लिखेंगे केस सेकंड के लिए कि F is equal to T plus FRL, and we want to find the T, that is T is equal to F minus FRL, that is F minus mu s mg। So that is the tension in the string। ओके okay. हाँ दो पूछो बेटा। क्या 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 क्या? हम्म मोशन, हाँ बिल्कुल नहीं आने देगी। हाँ तब आपको ऐसी प्रॉब्लम में स्ट्रेंथ की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ गिवन होगी। अगर आपको ब्रेकिंग स्ट्रेंथ गिवन नहीं है तो आप उसे इनफाइनाइट कंसीडर करें। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब, अगर स्ट्रिंग में जैसे मैं कहता हूँ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 600 न्यूटन, इट मींस द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन इफ 600, देन डेफिनेटली स्ट्रिंग विल ब्रेक। हाँ बॉडी कम इनटू द मोशन, है ना। ठीक है, तो हमने उमंग क्या ये पढ़ा था कि हमारा जो है
पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, क्या हमने ये पढ़ा है? क्या आपको ये टॉपिक क्लियर है? हाँ हाँ श्योर। तुम लेट हो गए। हम्म। अच्छा। तो मम्मी का फोन आया था। हम्म, पूछ रही थी क्या तुम्हारी आई है सौम्या? मैंने कहा नहीं। तो बोली फिर कहाँ गई है? मैंने कहा आने वाली है। ये कह दिया मैंने थोड़ी देर पहले। बोली पैसे लेके गई है। ठीक है। ओके, ये हमने टॉपिक डिस्कस किया है बेटा। उमंग, ये टॉपिक डिस्कस किया है बेटा हमने आपके साथ। पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, और किस एंगल पे मिनिमम फोर्स लगाएं कि ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाए। तो ये टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी में भी देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ इसके क्वेश्चन एनएलएम में भी पूछे जाते हैं। तो इसको फटाक से डिस्कस कर लेते हैं उमंग, ठीक है? ठीक है। पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, यानी कि किसी बॉडी को पुल करना आसान है एज कंपेयर टू पुश इट। तो सबसे पहले पुलिंग अगर हम कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, और पुश कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, और कैसे कंपेयर करेंगे इस कंडीशन को कि भाई ये आसान है ये डिफिकल्ट है। तो हम ये देखेंगे कि वो कितना मिनिमम फोर्स हमें रिक्वायर है जिसकी वजह से बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ द मोशन आ जाए। जिसमें ये फोर्स ज्यादा होगा, डेफिनेटली वो काम करना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। तो सबसे पहले हम केस देखते हैं पुलिंग का। तो पुल जब किसी बॉडी को कर रहे होते हैं तो क्या उसका डायग्राम रहता है, आइए देखते हैं। तो एक बॉडी आपकी एक रफ सरफेस पे प्लेस्ड है। इस पे हम किसी एंगल पर F1 फोर्स लगा रहे हैं। ये एंगल हमारा थीटा है, मास इसका m है, और मैं कहता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस है। ये पुल के लिए डायग्राम बना लिया। पुश के लिए देखते हैं कि पुश के लिए क्या होगा। तो अगेन द बॉडी has the same mass and placed on the same rough surface, but now this time we are pushing this body, and it is making, this force vector is making an angle theta with the horizontal. Okay, and this force, applied force, is F2. In both case the body is at the verge of the motion, और उस मोशन की वर्ज यानी कि जस्ट मोशन होने वाला है, इस कंडीशन में लाने के लिए जो फोर्सेस है उन फोर्सेस को मैंने F1 फॉर पुलिंग कहा है और F2 फॉर पुशिंग कहा है। तो अब मैं F1 और F2 को कंपेयर कर लूंगा। तो अगर F1 या F2 में से जो भी ज्यादा होगा तो वो काम करना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। सबसे पहले एफपीडी देखते हैं कि क्या हो रहा होगा। और यहाँ पे हमने पहले लिख दे रहा हूँ, मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ द मोशन, बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ द मोशन, मीन्स लिमिटिंग फ्रिक्शन इज एक्टिंग। ठीक है।
अब एफबीडी देख लेते हैं। यहां पर F1 फोर्स यहां लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रही है, mg नीचे की तरफ लग रहा है और लिमिटिंग फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है। इस अप्लाइड फोर्स के दो कंपोनेंट हो सकते हैं। एक कंपोनेंट जिसे मैं कह रहा हूं ये थीटा एंगल है, तो F1 cos थीटा इधर आएगा। दूसरा कंपोनेंट F1 sin थीटा परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये हो गया आपका दूसरा कंपोनेंट, ऊपर लिख दिया F1 sin थीटा। अगर हम ध्यान से देखें तो नॉर्मल रिएक्शन यहां से देखना चाहते हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन की मैं यहाँ पे ये सेपरेट कर देता हूँ लाइन से, तो ज्यादा अच्छा रहेगा चीजें। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की जो कंडीशन देखेंगे तो देखने को मिलेगा, हम लिखेंगे n प्लस F1 sin थीटा is equal to small mg and n is equal to small mg minus F1 sin थीटा, जिसे मैं कह देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन है ये। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगर मैं देखूं तो इस समय F1 cos थीटा जो है ये बैलेंस्ड हो रहा होगा FRL पे, क्योंकि बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ द मोशन बट नॉट इन द मोशन। तो हम लिखेंगे F1 cos थीटा इज इक्वल टू FRL। F1 cos थीटा FRL म्यू n के बराबर होता है, और म्यू n हमें पता है जो कि है mg माइनस F1 sin थीटा। यहां से हमें देखने को मिलता है, इसको मैं अलग कंपोनेंट को लिख देता हूं ताकि किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना रहे। कंपोनेंट यहां लिख देता हूं मैं, तो यहां से लिख सकता हूं F1 cos थीटा प्लस म्यू F1 sin थीटा इज इक्वल टू म्यू mg। F1 कॉमन ले लेते हैं, F1 को अगर कॉमन ले लिया तो हमें F1 फोर्स की वैल्यू हो गई म्यू mg डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। दैट इज द पुलिंग फोर्स रिक्वायर्ड टू, इस इतना हमें पुलिंग फोर्स की जरूरत है बॉडी को एट द वर्ज ऑफ द मोशन लाने के लिए। अब इस केस में देखते हैं कि एफपीडी कैसे बनता है, तो सबसे पहले एफपीडी की बात कर लेते हैं। तो आपका एफ फोर्स ये मान लीजिए आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस कुछ इस तरीके से है, और आपके इस पे फोर्सेस लग रहे हैं। अब ये एफ जो फोर्स लग रहा है, F2 फोर्स यहां लग रहा है इस तरीके से, ये F2 फोर्स एक्ट कर रहा है इसके ऊपर, इसका मास m है तो वेट नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, ऊपर की तरफ इस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी। और अब इस पे क्योंकि एट द वर्ज ऑफ द मोशन है आगे की तरफ बढ़ेगी, तो पीछे की तरफ लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा FRL, जिसे हमने कह दिया। अब इस फोर्स F2 के भी कंपोनेंट किए जा सकते हैं, इसके कंपोनेंट करें तो इधर की तरफ जो आएगा ये एंगल थीटा है, तो इधर की तरफ जो आएगा आपका F2 cos थीटा आएगा, और नीचे की तरफ आएगा F2 sin थीटा। अगेन नॉर्मल रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन जो है बैलेंस कर रहा होगा किस चीज को, आइए देखते हैं। नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू होगा F2 sin थीटा प्लस का mg। अब आपका इस समय F2 cos थीटा बैलेंस कर रहा होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन को, दैट इज FRL, दैट इज म्यू n, एंड n इज इक्वल टू F2 sin थीटा प्लस mg। अगर हम देखें तो यहां से F2 की वैल्यू देखते हैं तो F2 cos थीटा माइनस का म्यू sin थीटा इज इक्वल टू म्यू mg हो जाता है। F2 इज इक्वल टू म्यू mg,
डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस का म्यू साइन थीटा हो जाता है। अगर हम दोनों को देखें, F1 को देखें तो डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर दोनों के तो सेम है, और अगर F2 को देखें तो डिनोमिनेटर कम है। तो अगर डिनोमिनेटर आपका कम है तो F2 डेफिनेटली F1 से ज्यादा होगा। तो यहाँ देखने को मिलता है कि हमें F2 ज्यादा है F1 से, यानी कि सेम बॉडी को, एक को पुश करते समय वर्ज ऑफ द मोशन लाने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत है एज कंपेयर टू दी बॉडी को जब पुल किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। अब हम निकालेंगे कि कितने मिनिमम फोर्स से पुल करें कि बॉडी एट द वर्ज ऑफ द मोशन आ जाए, और वो एंगल किस एंगल पे लगाए ये जानना भी जरूरी है। तो इतना पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया कि पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। आगे की बात करते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि कितना मिनिमम पुलिंग फोर्स लगाएं और किस एंगल पे लगाएं। तो अगर ये देखना चाहते हैं तो मैं एक काम करता हूं, मैं क्या करता हूं, एक ट्रायंगल बनाता हूं। इस ट्रायंगल का जो बेस है उसकी लेंथ मैं 1 मान ले रहा हूं, और जो इसकी हाइट है उसकी वैल्यू मैं म्यू मान ले रहा हूं। तो डेफिनेटली जो इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं कोई एंगल फाई डिफाइन कर दूं तो ये टेन फाई बराबर यहां पर देखने को मिलता है म्यू अपॉन 1। टेन फाई इज इक्वल टू म्यू अपॉन 1। अब इसी से समझेंगे कि कैसे करना है। अगर मैं cos फाई लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, cos फाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं साइन फाई लिखना चाहूं तो क्या होगा, तो साइन फाई आपका हो जाएगा म्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। आप देखिए टेन फाई बराबर म्यू के है, जिसे हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी कहते हैं, जो हम अभी और डिस्कस भी कर लेंगे, एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे उसका। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसी F1 के अंदर क्या करते हैं कि हम कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। हम कॉमन ले रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1, इसे कॉमन ले लिया तो अंदर क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 कॉस थीटा प्लस म्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 साइन थीटा। जो हमने ट्राइंगल डिफाइन किया है, इस ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखें तो cos फाइव बराबर ये है और sin फाइव बराबर ये है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि F1 इज इक्वल टू म्यू एम जी स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1, एंड हेयर this can be written as cos phi and this can be written as sin phi। अगर मैं नीचे वाला फॉर्मूला देखूं तो नीचे वाला जो फॉर्मूला है ये बन जाता है आपका cos थीटा माइनस फाई या फाई माइनस थीटा, दोनों लिख सकते हैं क्योंकि cos एक इवन फंक्शन है। तो ये हो जाता है आपका cos थीटा माइनस फाई। अब आप ध्यान से समझें कि आप चाहते हैं कि ये फोर्स F1 मिनिमम हो जाए, तो डेफिनेटली cos की वैल्यू जो हो वो मैक्सिमम हो, जो कि 1 के बराबर होती है। और किस एंगल के लिए, 0 के लिए। तो आप चाहते क्या है, ये F1 क्या हो, मिनिमम हो। तो मिनिमम होने के लिए आपकी नीचे वाली चीज क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। म्यू तो सरफेस के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हमारा cos थीटा माइनस फाइव मैक्सिमम होना चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब थीटा माइनस फाइव 0 होगा, तभी 1 हो जाएगा cos। और थीटा माइनस फाइव अगर 0 होगा तो थीटा इज इक्वल टू 5 होगा, जिसे हमने क्या कहा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहा। तो जब हमारा फोर्स एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे लगाया जाए, जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बन रहा था जहां पर हमने अप्लाई किया था, ये थीटा बराबर हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर हो, और कितना मिनिमम फोर्स चाहिए वो भी देख लेते हैं। तो एफ मिनिमम के केस के लिए ये cos थीटा माइनस फाइव हम 1 के बराबर रख देंगे, तो ये हो जाएगा म्यू एम जी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो इतना मिनिमम फोर्स एट द एंगल ऑफ फ्रिक्शन लगाया जाए, बॉडी एट द वर्ज ऑफ द मोशन आ जाएगी। कहाँ लगाया जाए, एट द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये डेरिवेशन हमारे यहाँ पे होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या एंगल है, कहाँ से बनता है, सारी बातें देखते हैं। तो देखिए, जब किसी बॉडी को हमने रखा है, बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ द मोशन, यानी कि आपकी जो है यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, और ऊपर की तरफ डेफिनेटली नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी।
इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये आपका कांटेक्ट फोर्स हो गया। और इस कांटेक्ट फोर्स यानी कि किसका कांटेक्ट, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है वो है कांटेक्ट फोर्स। ये कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन से जितना एंगल बना रहा होता है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब ये कैसे देखा जाए, आपका सबसे पहले हम देख लेते हैं आर की वैल्यू क्या होगी। तो आर की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ आर एल स्क्वायर। एन स्क्वायर एफ आर एल म्यू एन के बराबर होता है, म्यू एन का स्क्वायर। स्क्वायर रूट यहाँ आ गया, एन बाहर निकाल लिया तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो आपका कांटेक्ट फोर्स इतना आ गया। अब हम देखना चाहते हैं ये नॉर्मल रिएक्शन से कितना एंगल बना रहा है। तो देखिए ये वाली जो आपकी लेंथ है ये एफ आर एल के बराबर होगी, वेक्टर डायग्राम से हमें पता दिख रहा है। तो टेन थीटा अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं यहाँ पर तो एफ आर एल डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा। एफ आर एल अगेन म्यू एन हो जाएगा और नीचे आपका एन आ गया। टेन थीटा इज इक्वल टू आपका आ गया म्यू। तो हमें पता चला एंगल ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होता है। ये हुआ आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ रिपोज की बात कर रहे हैं। एक बॉडी एक इंक्लाइंड प्लेस रफ इंक्लाइंड प्लेन पर प्लेस्ड है। अब हम इसका दिस थीटा विच इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल इंक्रीज कर रहे हैं। पहले बॉडी रेस्ट पे रहेगी, जैसे जैसे मैं थीटा इंक्रीज करता जाऊंगा बॉडी के अंदर मोशन के अंदर आने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। एक पर्टिकुलर थीटा के लिए, एक पर्टिकुलर थीटा की वैल्यू के लिए, जैसे मैं थीटा ही कह रहा हूं अभी, इस पर जब होगा यानी कि इस पर आपका इतना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा तो डेफिनेटली बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ द मोशन बट नॉट इन मोशन, एंड दिस एंगल फॉर विच द बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ द मोशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। अब इसकी डेफिनेशन को एक बार हम समझ लेते हैं। तो क्या है, it is the angle of inclination from the horizontal of an inclined plane such that the body placed on that inclined plane is at the verge of the motion but not in the motion. It means that the limiting friction is acting on the body. So that particular angle of inclination is called angle of repose or angle of sliding. तो अब अगर हम कह रहे हैं कि बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ द मोशन है इस थीटा के लिए, तो क्या कंडीशन है और ये थीटा और म्यू में कोई रिलेशन आता है वो देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें देखना पड़ेगा एफपीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। क्योंकि बॉडी आपकी एट द वर्ज ऑफ द मोशन है तो डेफिनेटली इस पे पीछे की तरफ जो एक्ट कर रहा होगा वो आपका एक्ट कर रहा होगा नॉर्मली फ्रिक्शनल लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पर हम इसको अलग से बना लेते हैं, चलिए यहीं पे देख लेते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन पीछे की तरफ एक्ट कर रहा है, साथ ही साथ इस वेट के दो कंपोनेंट, फर्स्ट वन इज here that is mg cos theta, here mg sin theta, and the perpendicular to the surface is now normal reaction. Because body is not in the motion, so all the forces, the vector sum of all forces is equal to 0, and we can write that mg sin theta is balanced by the limiting friction FRL, that is equal to mu n, and we can say it is the equation 1. And the normal reaction is balanced by the component of the weight, that is mg cos theta, that is equation 2. mg sin theta is equal to mu n, and n is mg cos theta. mg will cancel each other, and tan theta is equal to mu, and that is the angle of repose or angle of sliding. अगर कोई बॉडी इस इतने एंगल पर प्लेस्ड है और उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है तो डेफिनेटली वो
आपकी वर्ज ऑफ द मोशन होगी। अगर आपका एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा हो जाएगा तो बॉडी मोशन में आ जाएगी। आपका अगर एंगल ऑफ रिपोज से कम होगा, बॉडी स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन में रहेगी। तो ये भी पता चलता है। साथ ही साथ विद द हेल्प ऑफ एंगल ऑफ रिपोज वी कैन कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर डिफरेंट रफ बॉडीज। ठीक है, तो दो ब्लॉक है, एक कैपिटल एम मास का, एक स्मॉल एम मास का। जो आपका कैपिटल एम मास का है ब्लॉक, जो ये सरफेस पे रखा है, ये सरफेस आपकी स्मूथ सरफेस है, यानी कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। पर स्मॉल एम और कैपिटल एम मास के ब्लॉक्स के बीच में जो है फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये दोनों सरफेसेस रफ है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस है। अब हमें ये फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ, सो दैट ड्यू टू दिस फोर्स बोथ बॉडीज विल मूव टुगेदर। ये हम जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मैं एज्यूम करता हूं कि भाई सबसे पहली जो चीज है वो कैलकुलेट करते हैं, वो क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लगेगा। कहां लग रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन? कैपिटल एम और स्मॉल एम ब्लॉक के बीच में लग रहा है। कितना लगेगा ये देख लेते हैं। तो इन दोनों सरफेसेस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितनी आ रही है? अगर मैं स्मॉल एम वाले मास का एफपीडी देखूं तो इसके ऊपर नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रही है। इसके अगर ऊपर, अगर ये सरफेस स्मूथ होती है आपकी जो ब्लॉक वाली है, तो डेफिनेटली आपकी ये वाली जो सरफेस, जैसे मैं कैपिटल एम की सरफेस कह रहा हूँ, सरफेस नंबर 2 कह दे रहा हूँ, स्मॉल एम की सरफेस को मैं सरफेस नंबर 1 कह दे रहा हूँ। अगर ये दोनों सरफेसेस स्मूथ होती तो आपकी 2 वाली तो स्लाइड करती जाती और 1 वाली तो स्टेशनरी ही रहती, तो यहाँ पर रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही होती। तो अगर हम देखते तो सेकंड सरफेस जो आपकी है वो इधर की तरफ स्लाइड कर रही होती, तो सेकंड सरफेस यानी कि कैपिटल एम वाले की सरफेस के ऊपर जो फ्रिक्शन आता पीछे की तरफ आता, तो स्मॉल एम वाले पे डेफिनेटली आगे की तरफ फ्रिक्शन आता, क्योंकि फोर्सेस आपके पेयर में आते हैं, तो इसलिए ये आगे की तरफ फ्रिक्शन आता। तो फ्रिक्शन इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा होता। ठीक है, ये बात हमें समझ में आई। तो फ्रिक्शन इस पे आगे की तरफ लग रहा है। अब मैं देखना चाहता हूं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो होती है म्यू एन, और जो कि हो गया आपका म्यू एम जी, स्मॉल एम जी। ये हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू। ये मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन की। अब देखिए इन दोनों के बीच में हम चाहते हैं कि दोनों ब्लॉक एक साथ चलें, इनके बीच में कोई भी रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है। अगर इनके बीच में कोई भी रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है तो वो तभी पॉसिबल है कि जब आपका स्मॉल एम पर लगने वाला फ्रिक्शन लेस देन रहे लिमिटिंग फ्रिक्शन के। तो आपका जब स्मॉल एम पर जो एक्ट कर रहा है फ्रिक्शन लेस देन रहेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन पे, then in that case there will be no relative sliding between capital M and small m। बात बिल्कुल ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि जब बोथ बॉडीज आर मूविंग टुगेदर तो उनके बीच में फ्रिक्शन कितना आ रहा होगा, इस चीज को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जब दोनों बॉडी एक साथ चल रही हैं तो इसके एक्सेलरेशन क्या होगा, सिस्टम का कंबाइंड एक्सेलरेशन, वो देखते हैं। तो इसके लिए सिस्टम पर कुल एक्सटर्नल फोर्स जो कि आपका केवल अप्लाइड फोर्स है एफ है, और इसका सिस्टम का मास जो है स्मॉल एम इंटू कैपिटल प्लस कैपिटल एम इंटू ए हो जाएगा। यही सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स है, क्योंकि फ्रिक्शन तो दोनों सरफेसेस के बीच में आ रहा है, जो कि एक इंटरनल फोर्स की तरह काम करेगा अगर सिस्टम में कैपिटल एम एंड स्मॉल एम बॉडीज को लिया गया है। आपका ए बराबर आ जाता है एफ डिवाइडेड बाई कैपिटल एम डिवाइडेड बाई स्मॉल एम। ये आ गया स्मॉल ए आपका। अब आप देखें तो ये स्मॉल एम ब्लॉक भी आपका ए एक्सेलरेशन से चल रहा होगा। तो यहाँ पर जो स्मॉल एम के ऊपर देखें तो फ्रिक्शन एक अनबैलेंस्ड फोर्स है, तो यही फोर्स आपका मोशन प्रोवाइड कर रहा होगा। तो हम लिखेंगे एम ए, और एम और ए की वैल्यू हो गई एफ डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये आ गया फ्रिक्शन। और हमारी कंडीशन क्या है कि ब्लॉक तभी एक साथ चलेंगे जब फ्रिक्शन जो एक्ट कर रहा है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम रहे। तो आपका जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम रहे, मैंने इसे इक्वेशन कह दिया, मान लीजिए इक्वेशन ए है, तो फ्रॉम इक्वेशन ए या 1 कह देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा।
इक्वेशन 1 से लिखेंगे कि एम ए दैट इज एम कैपिटल एफ स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम मस्ट लेसर देन एफ आर एल दैट इज म्यू एम जी। एम से एम गया तो एफ मस्ट बी लेसर देन म्यू एम प्लस स्मॉल एम जी। या हमारा जो फोर्स है फ्रिक्शन का, या तो फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन पे भी आ जाएगा ना, तब भी एट द वर्ज ऑफ द रिलेटिव स्लाइडिंग होगा, पर रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होगा तो इज इक्वल टू भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर ये लगा लिया तो हमारा कितना हम मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं जिससे बॉडी के अंदर रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं आएगी, तो वो एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू एम स्मॉल एम इंटू जी के। ये हो जाता है हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन।